हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत बारीकी से समझिएगा और ध्यान देकर पढ़िएगा। क्वेश्चन आपके सामने समांतर पट संधारित्र क्या है, उसकी धारिता के लिए व्यंजक बताइए तथा इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो पहले हम देखते हैं कि समांतर पट संधारित्र है क्या। इसी को समांतर प्लेट संधारित्र भी कहते हैं। समांतर पट संधारित्र, इसकी आप परिभाषा लिखेंगे। पैरेलल प्लेट कंडेंसर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है कि दो आप रचना लिखेंगे, या इसकी परिभाषा कहलाएगी कि इसमें दो आयताकार या वृत्ताकार प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी होती हैं। इनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम, और परावैद्युत माध्यम कैसे पुस्तक में आप लिख सकते हैं, कागज, मोम, अभ्रक आदि भरा होता है। इनमें से एक प्लेट को आवेश दिया जाता है तथा दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपकी इसकी परिभाषा हो गई या संरचना हो गई। अब आप लिखेंगे धारिता के लिए व्यंजक। हेडिंग छोड़ेंगे, धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है ना। तो इसके लिए पहले अपन समांतर पट संधारित्र बना लेते हैं। आपको बताया कि दो प्लेटें होती हैं, हम प्लेटों का नाम दिए P, Q। ठीक है, इनके ये एक दूसरे के समांतर रखी होती हैं और कितनी दूरी पर रखी होती है, कुछ दूरी पर। तो हम मानते हैं कि ये एक दूसरे के समांतर स्मॉल d दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर? स्मॉल d दूरी पर। अभी बताया कि प्लेट एक को आवेश देते हैं, तो प्लेट P को हमने चार्ज किया, तो प्रेरण द्वारा Q के आंतरिक तल पर, प्लेट Q के आंतरिक तल पर माइनस आवेश, निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और बाएं तल पर प्लस आवेश, एक प्लेट को आवेश दिए हैं, प्लस Q चार्ज हमने इसको दिया, इसका संबंध पृथ्वी से दूसरी प्लेट पे कर दिए। तो इसके बाएं तल पर धनावेश प्रेरित हुआ। क्योंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से है, अतः संपूर्ण प्रेरित धनावेश कहां चला गया? पृथ्वी में चला गया। अब इनके बीच परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा है, तो जो इससे तीव्रता की डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो प्लस आवेश से कहां होगी? नेगेटिव चार्ज की तरफ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहां पर माइनस। ठीक है, ये डायरेक्शन, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं लिखी जाती हैं, ये चित्र का नाम क्या लिखेंगे आप? समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। चित्र का नाम आप लिखेंगे समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। अब इसमें लिखिए चित्र के बाद, माना P और Q समांतर पट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल एक समान कैपिटल A है। इनके बीच यह एक दूसरे के समांतर d दूरी पर रखी हैं। इनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है। कितने परावैद्युतांक का? इनके बीच के परावैद्युतांक का माध्यम है। इनमें से प्लेट P को आवेश दिया जाता है तथा प्लेट Q का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब प्लेट P को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा प्लेट Q के आंतरिक तल पर ऋणावेश और बाह्य तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट B का संबंध पृथ्वी से है, अतः संपूर्ण प्रेरित धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है ना। और Q पर केवल ऋण आवेश शेष रहता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, माना प्लेट P पर पृष्ठ आवेश घनत्व पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस सिग्मा, और प्लेट Q
पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, नेगेटिव चार्ज है वहां पे, माइनस सिग्मा है। तब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। अब बेलनाकार चालक समतल प्लेट के कारण और आयताकार इनके कारण विद्युत क्षेत्र फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो E इक्वल टू हो गया सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, ये सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, इनके दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, या कि यहीं पे आप रख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, परंतु सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A। माइंड में जोड़ दीजिए, आपको पढ़ाया गया पहले रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपान A, यानी आवेश और उसका बटे क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में, तो इसको मिटा के ही लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है यहाँ पे। तो देखिएगा नोट डाउन कर लीजिए इसको। इक्वल टू यहां लिखेंगे समीकरण 1 से सिग्मा इक्वल टू अपने पास कितना है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे Q अपान A अपान के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कहां से हो जाएगा इससे A से E इक्वल टू हमारे पास ये बना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लिखेंगे कि यदि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल V हो, तब V बराबर क्या होता है, आपने तीव्रता और विभवांतर में संबंध पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर में संबंध इसी चैप्टर में। तो E इक्वल टू हो जाए विभवांतर हो, तब विद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर हो जाएगा V अपान D। क्यों? क्योंकि आपने परिमाण रूप में सूत्र पढ़ा है, परिमाण रूप में E बराबर होता है dV अपान D, या किस तरह आपने फार्मूला पढ़ा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर में, dV अपान dx, या इसको हम V अपान x लिख सकते हैं, जहां ये डिस्टेंस कहलाती है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, विभवांतर V है, तो कैपिटल E इक्वल टू हो गया V अपान D, या इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो V इक्वल टू हो गया ED, V इक्वल टू ED। E की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास E की वैल्यू है Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A इंटू D इक्वल टू हो गया QD अपान के एप्सिलॉन नॉट A। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। V इक्वल टू कितना आ गया QD अपान के एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है, इस समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है। तो यदि धारिता C हो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि संधारित्र की धारिता C हो तब C बराबर, या कि तब सूत्र C बराबर Q अपान V से। यहाँ आप लिख लेंगे सूत्र C बराबर Q अपान V से। यहाँ जगह यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सूत्र C इक्वल टू Q अपान V से, प्लेट है यहाँ पे पार्ट बना दिया C इक्वल टू Q अपान V से, C इक्वल टू Q अपान V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है V की वैल्यू, V इक्वल टू QD अपान के एप्सिलॉन 0। तो V की जगह हमने पुट कर दिया कितना QD अपान के एप्सिलॉन नॉट A। अब ये Q से Q क्या हो गया कैंसिल, और ये जो एप्सिलॉन नॉट A है ये कहां मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर जाके, तो C इक्वल टू बन गया के एप्सिलॉन नॉट A अपान D, ठीक है ना। बगल में आप लिख देंगे फैराड इसी ब्रैकेट में के एप्सिलॉन 0 A अपान D या के एप्सिलॉन नॉट A अपान D फैराड, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है भाई पद्धति में फैराड। यही आपका समान नीचे आप लिखेंगे, यही अभियुक्त व्यंजक है, या यही समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बारीकी से समझिए, ध्यान दीजिए और इस प्रश्न को पूरे आंसर को तैयार कीजिए।
अब इसके बाद थर्ड पार्ट में पूछा है कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप हेडिंग छोड़ेंगे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। कितने कारक प्रभावित करेंगे, इस सूत्र से देख लीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक, प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक, प्लेटों का क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी। यहां पर 3 कारक आपको प्रभावित कर रहे हैं। क्या बताएंगे? नंबर 1 प्लेटों का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे आप कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ समानुपात में है तो अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होने पर धारिता अधिक और क्षेत्रफल कम होने पर धारिता कम होगी। ठीक है ना, अधिक होने पर अधिक, कम होने पर कम। ये आप खुद नोट करेंगे, ये तो आपके खुद बनना चाहिए यहाँ पे लिखने के लिए, स्वयं आप लिख सकते हैं इसको, और मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है ना, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं यहाँ पे। दूसरा आप लिखेंगे माध्यम का परावैद्युतांक, या दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक या माध्यम के पट्ट। तो इसकी डिटेल क्या होगी कि धारिता, समांतर पट्ट संधारित्र धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती, अर्थात अधिक परावैद्युतांक का माध्यम होने पर धारिता अधिक और कम परावैद्युतांक का माध्यम होने पर धारिता कम। नंबर 3 प्लेटों के बीच की दूरी, तो ये व्युत्क्रमानुपात में है, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात दूरी अधिक होने पर धारिता कम और दूरी कम होने पर धारिता क्या होगी, अधिक होगी। इनसे ऑब्जेक्टिव भी बन गए। 5 नंबर का तो ये क्वेश्चन बना ही, इससे एक ऑब्जेक्टिव भी बना आपका। स्टूडेंट्स क्या ऑब्जेक्टिव बना, ध्यान दीजिए। आपके कह सकता है कि यदि प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का माध्यम रख दें तो धारिता खाली स्थान हो जाती है, यानी बढ़ जाती है या घट जाती है, अधिक हो जाती है या कम हो जाती है। दूसरा, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव इसमें बनेंगे, तो आप समझ में आया होगा। ऐसा मैं मानता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया है और इसको आप परीक्षा में बड़े ही अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। धन्यवाद।